दोस्तों, गुरुजी अन्ना ऑनलाइन चैनल में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं, और जो आज है फोर्थ पार्ट, उसमें आज सारी सभ्यताओं को मैं ले लूँगा और सारी सभ्यताएं समाप्त हो जाएगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको जानकारी दे देता हूं कि मैं ब्रिजलाल गिल का आपका दोस्त आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं इस गुरुजी अन्ना ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में। और आपने अभी भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है और सपोर्ट नहीं किया है, तो आप निश्चिंत होकर कर सकते हो। ये बिल्कुल फ्री है दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं गणेश्वर की सभ्यता से। गणेश्वर की सभ्यता ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट सभ्यता है। ये कहाँ पर है? इसका नाम है, दूसरा नाम जो पहले पढ़ लेते हैं, इसका दूसरा है नाम है ताम्रवती सभ्यता की जननी। ताम्रवती सभ्यता की जननी इसलिए इसको जननी कहा गया है क्योंकि यहाँ पर तांबे के जो भंडार हैं वो 99% जो भी उपकरण या बर्तन जो भी यहाँ पर मिला है वो 99% उनमें तांबा होने के कारण ये ताम्रवती सभ्यता की जननी इसको कहा गया है। ये गणेश्वर की सभ्यता कहाँ पर है? ये है सीकर जिला और नीम का थाना तहसील में है। तो अपने को सिर्फ याद रखना है सीकर जिले में, ठीक है। अब उसके बाद में बात कर लेते हैं ये कौन सी हर सभ्यता का विकास किसी न किसी नदी पर होता है। तो ये नदी है इस कांतली नदी, ठीक है, कांतली नदी। चलिए उसके कालक्रम की बात कर लेते हैं। इसका कालक्रम है वो रेडियो कार्बन डेटिंग पद्धति से अपने को पता चलता है 2800 ईसा पूर्व। चलिए उसके बाद में इसके साक्ष्यों की बात कर लेते हैं। यहाँ पर तांबे का मछली पकड़ने का कांटा एक तो मिला था, यहाँ पर तांबे का मछली पकड़ने का कांटा, ठीक है, और दूसरा मिला था एक बाण मिले थे यहाँ पर। और उसके अलावा यहाँ से जो भी मैंने आपको पहले बता दिया था कि जो भी यहाँ पर जो उपकरण प्राप्त हुए थे उसमें 99% तांबा था, 99% तांबा। और इसके कारण इस यहाँ पर अपने को पता चलता है कि यहाँ पर जो तांबर की यानी तांबे की यहाँ पर प्रचुर मात्रा का प्राप्ति का यहाँ पर द्योतक है। तो इसमें जो याद रखने वाली जो मेन बात ये है कि ये सीकर जिले के कांतले नदी के तट पर वहाँ मुहाने पर स्थित है। और ये ताम्रवती सभ्यता की जननी, इसका दूसरा नाम है 2800 ईसा पूर्व इसका कालक्रम है। और तांबे का मछली पकड़ने का कांटा प्राप्त हुआ था। इसके अलावा एक मैं भूल गया था, मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि इसके जो खोजकर्ता व उत्खननकर्ता थे वो थे रतन चंद्र अग्रवाल। चलिए इसमें ये इतनी इंपॉर्टेंट बातें हैं। उसके बाद में बात करूंगा दो सभ्यताएं हैं, नगरी और नगर। इसमें हमेशा कंफ्यूजन रहता है, तो मैं आपको दोनों को एक साथ लेके पढ़ाऊंगा कि कहाँ पर नगरी है और कहाँ पर ये नगर है। चलिए नगरी और नगर की दोनों के साथ में बात कर लेते हैं। चलिए ये अवस्थिति की बात कर लेते हैं। ये है नगरी चित्तौड़गढ़ में, ठीक है। उसके बाद में नगर सभ्यता है वो है टोंक में, ठीक है। अब इसको याद रखने का एक तरीका ये है कि देखो यहाँ पर री आता है, इसमें कहीं भी री नहीं आता और इसकी स्टार्टिंग ची से होती है, यानी मतलब ई की मात्रा से होती है। तो इससे आप इसको पकड़ सकते हो कि चित्तौड़गढ़ में है और बाकी की जो नगर है वो टोंक में है। उसके बाद में बात कर लेते हैं इसका जो प्राचीन नाम है नगरी का। अभी आपको याद हो गया नगरी और नगर दोनों में आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। उसके बाद में आप उत्तर दे सकते हो आराम से। इसका जो प्राचीन नाम है वो है माध्यमिका के नाम से इसको जाना जाता है, माध्यमिका के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। और ये माध्यमिका नाम अपने को कहाँ से मालूम होता है? ये जो पाणिनि की जो अष्टाध्यायी युग थी वहाँ से अपने को ये मालूम चलता है कि इसको माध्यमिका के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में इसके खोजकर्ता की बात कर लेते हैं। इसका खोजकर्ता था कालाइल, ठीक है। उसके बाद में इसके उत्खननकर्ता की बात कर लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, R.G. भंडारकर, ये उत्खननकर्ता है इसके नगरी का। और उसके बाद में यहाँ पर जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो है गुप्तकालीन मंदिर के अवशेष प्राप्त हुए हैं यहाँ पर। ये साक्ष्य बहुत इंपॉर्टेंट है। गुप्तकालीन मंदिर के अवशेष और दूसरा प्राप्त हुआ है यहाँ पर सीवी जनपद के यहाँ पर सिक्के प्राप्त हुए हैं, प्रचुर मात्रा में यहाँ पर सीवी जनपद के सिक्के प्राप्त हुए हैं। तो ये दो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट साक्ष्य हैं मैंने यहाँ पर ले लिए। उसके बाद में बात करेंगे नगर सभ्यता की। और नगर सभ्यता मैंने आपको बता दिया था टोंक में, ये उनियारा कस्बे के आसपास है। उनियारा कस्बा है यहाँ पर, वहाँ से ही अपने को सभ्यता मिली है। इसका जो प्राचीन नाम है इसको मालवा प्रदेश भी कहा गया है, मालवा प्रदेश या मालवा नगर। कई बुकों में लिखा है करकोट नगर भी लिखा हुआ है, करकोट नगर।
तो आप इस चीज़ का ध्यान रखना। इसका प्राचीन नाम, नगरी का जो प्राचीन नाम था वो माध्यमिका के नाम से जानता है। इसको मालव प्रदेश, मालव नगर या करकोट नगर के नाम से जाना जाता है। इसमें जो अपने को साक्ष्य प्राप्त होते हैं वो गुप्तोत्तर कालीन के जो स्लेटी पत्थर से बनी हुई एक महिषासुर मर्दनी की अपने को एक प्रतिमा मिलती है यहाँ पर, गुप्तोत्तर कालीन स्लेटी पत्थर। महिषासुर मर्दिनी की यहाँ पर प्रतिमा मिलती है। उसके अलावा यहाँ पर अपने को गणेश जी की प्रतिमा मिलती है, दुर्गा माता की प्रतिमा मिलती है, लक्ष्मी जी की प्रतिमा मिलती है। ये सारी प्रतिमाएं यहाँ से अपने को प्राप्त होती है। लेकिन मैंने आपको यहाँ पर ये पढ़ाने का ये मकसद था कि आपको नगरी और नगर में डायरेक्ट क्वेश्चन आया कि ये एक सभ्यता कहाँ पर स्थित है, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। नगरी से आपको ई से ई मिलाना है और नगर है वो टोंक में आदमी आपको याद रह जाएगा। उसके बाद में बात कर लेते हैं टोंक की एक दूसरी सभ्यता की बात कर लेते हैं। उसका नाम क्या है? उसका नाम है रेड या रेड की सभ्यता भी उसे बोलते हैं। तो पहले इसको रेड की सभ्यता के नाम से जाना जाता है। और ये भी दोस्तों कहाँ पर स्थित है? ये भी टोंक जिले में स्थित है। और टोंक जिले की कौन सी तहसील में स्थित है? निवाई तहसील में। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना चाहिए। इसको कई बुकों में ये भी पढ़ा है मैंने रेड की सभ्यता, लेकिन आपको रेड की सभ्यता से इसको याद रखना है। ये यहाँ पर निवाई की तहसील के में एक ढील नदी है, वहाँ पर ये पाई गई है। उत्खननकर्ता, इसके नाम जान लीजिए आप उत्खननकर्ता का। उसका नाम है केदारनाथपुरी। ठीक है, और उसके अलावा इसमें जो इसको इम्पोर्टेंट इसलिए कहेंगे, ये तो ये आपने को टोंक याद रखना है। उसके अलावा एक चीज़ अपने को याद रखनी है कि यहाँ पर जो मैंने बताया था गणेश्वर की सभ्यता में यहाँ पर तांबा की अधिकता के कारण इसको ताम्रवती सभ्यता की जननी कहा गया था। अब यहाँ पर इस सभ्यता में क्या है? जो लोहे के औजार यहाँ पर अपने को क्या मिले थे? अत्यधिक मिलने के कारण इसको प्राचीन भारत का टाटानगर के नाम से जाना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत का टाटानगर। वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लोहे की प्रचुर मात्रा कहाँ पर प्राप्त हुई थी? यहाँ पर प्राप्त हुई थी। उसकी वजह से इसको रेड की सभ्यता को यहाँ पर प्राचीन भारत का टाटानगर कहलाता है। और यहाँ पर दूसरी जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज प्राप्त हुई थी, एशिया का सबसे बड़ा सिक्कों का यहाँ पर भंडार मिला था। एशिया का सबसे बड़ा सिक्कों का भंडार। तो ये दो इंपॉर्टेंट यहाँ की विशेषता हो गई, सिक्कों का भंडार। उसके अलावा रेड से प्राप्त शीशे की मोहर पर मालव जनपद ब्राह्मी लिपि में अंकित है। यहाँ पर एक शीशे की मोहर प्राप्त हुई थी, शीशे की मोहर, और मोहर पर क्या लिखा था? मालव जनपद। ठीक है, ये अंकित था यहाँ पर ब्राह्मी लिपि में। ये इसकी साक्ष्य की विशेषताओं की मैं बात कर रहा हूँ। और जो यहाँ पर क्या अपने को क्या मिलता है इस चीज़ से? मालव जनपद लिखने से अपने को क्या हासिल होता है? ये होता है कि यहाँ पर कोई मालव आधिपत्य को सूचित करता है। यहाँ पर मालव ने यहाँ पर कोई शासन किया होगा, यानी ये मालव आधिपत्य को ये अधिसूचित अपने को करता है। उसके बाद में मैं बात करूँगा, सभ्यता लूँगा और सभ्यता के साथ उसका डायरेक्ट जिला बताऊँगा, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो यहाँ पर मैं बात कर लेता हूँ। पहली जो सभ्यता है वो है नोह की सभ्यता। नोह सभ्यता ये कहाँ पर है? नोह गांव है और भरतपुर जिला है। तो आप ध्यान रखना इस चीज़ को, नोह की सभ्यता कहाँ पर है। और इसका जो उत्खनन करता है वो आप ध्यान रख लीजिए, रतन चंद्र अग्रवाल। ठीक है, ये नोह की सभ्यता भरतपुर में है और रतन चंद्र अग्रवाल, और उसकी कोई विशेषता मेरे को अच्छी लगी नहीं। उसके बाद में बात कर लेता हूँ, मैं दूसरी सभ्यता की बात कर लेता हूँ, बरौर की सभ्यता। और ये बरौर की सभ्यता कहाँ पर है? ये है गंगानगर में। ठीक है, और इसमें एक इंपॉर्टेंट विशेषता ये है कि ये बरौर गांव में, बरौर से अपने को बरौर गांव याद रखना है, और ये सरस्वती नदी के तट पर है। ठीक है, ये दो ही विशेषताएं इसमें। और तीसरे की मैं बात कर लेता हूं बाद में, तिलवाड़ा सभ्यता। तिलवाड़ा सभ्यता आपको नाम से पता चल रहा है कि तिलवाड़ा कहाँ पर है? बाड़मेर में। तो ये बाड़मेर जिले में स्थित है, और बाड़मेर जिले में एकमात्र नदी है वहाँ पर। कौन सी नदी है? लूनी नदी। तो ये जाहिर सी बात है वहाँ पर लूनी नदी के किनारे विकसित है। ठीक है, बस ये दो बातें अपने को यहाँ पर ध्यान रखनी है। उसके बाद में बात कर लेता हूँ मैं तीसरी सभ्यता की। उसका नाम है, एक और सभ्यता की बात कर लेते हैं, सोंथी सभ्यता। और ये सोंथी सभ्यता कहाँ पर है? ये बीकानेर में है।
मेरे को बीकानेर की जितनी भी सभ्यता है उनमें से इंपॉर्टेंट ये सोनती सभ्यता लगी। और ये बीकानेर में इसके जो उत्खनन करता है उसका नाम ध्यान रख लीजिए, अमलानंद घोष। ठीक है, उसके बाद में बात कर लेता हूं चंद्रावती सभ्यता की। ये चंद्रावती सभ्यता अपने को कहाँ से प्राप्त हुई है? ये अपने को प्राप्त हुई है सिरोही जिले से। ठीक है, सिरोही जिले में यहाँ पर अपने को जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो साक्ष्यों की बात करूंगा, क्योंकि कुछ एक साक्ष्य मेरे को इंपॉर्टेंट लगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पर क्या मिला था अपने को? एक तो मिला था गरुड़ासन पर विराजित विष्णु की मूर्ति, गरुड़ासन पर विराजित विष्णु की मूर्ति। ठीक है, एक तो मेरे को ये साक्ष्य इंपॉर्टेंट लगा। उसके अलावा यहाँ पर कहते हैं कि इंदिरा गांधी की जब मृत्यु हुई थी उससे जो 3 महीने पहले यहाँ की सभ्यता का इसने जायजा लिया था, इसलिए इस सभ्यता को इंपॉर्टेंट मान के मैंने ये आपको बता दिया कि इंदिरा गांधी की मृत्यु के 3 महीने पहले यहाँ पर इस चंद्रावती सभ्यता का इसने जायजा लिया था। और चंद्रावती सभ्यता कहाँ पर है? सिरोही जिले में। चलिए उसके बाद में एक और सभ्यता की बात कर लेते हैं। उस सभ्यता का नाम है गरदड़ा की सभ्यता, गरदड़ा सभ्यता। इस सभ्यता का जिला आप ध्यान रख लीजिए, जिला है बूंदी। ठीक है, और इस सभ्यता की मेरे को एक इंपॉर्टेंट बात लगी, वो थी देश की पहली जो बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग, बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग के शैल चित्र यहां से अपने को प्राप्त हुए हैं। बस ये मेरे को इंपॉर्टेंट इसमें ये लगा था, और ये इसका आपको जिला ही सिर्फ ध्यान रखना है और उसके अलावा कोई कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। उसके बाद में जो एंड और लास्ट की सभ्यता मैं लूँगा, सभ्यता यहाँ पर समाप्त हो जाएगी उसके बाद में, तो वो सभ्यता का नाम है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसका जिला डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि सुनारी की सभ्यता कहाँ पर है? ये है खेतड़ी, और खेतड़ी पड़ता है दोस्तों झुंझुनू जिले में। ठीक है, तो ये आपको सुनारी की सभ्यता अपने को याद रखना है। और उसमें इसका एक ही मेन जो साक्ष्य है वो है लोहा गलाने की प्राचीनतम भट्टियां यहाँ से मिली है। तो अपने को ये चीज़ याद रखनी है कि लोहा गलाने की प्राचीनतम भट्टी कहाँ से प्राप्त हुई है? चलिए दोस्तों, यहाँ पर ये सभ्यता होती है समाप्त। उसके बाद में जैसे ही अगला वीडियो आएगा वो आएगा किसी और टॉपिक के बारे में। तो यहाँ पर मैंने जो भी राजस्थान की इम्पोर्टेंट सभ्यताएं थी उनको सबको डिटेल से विस्तार से समझा दिया है। ये सभ्यताएं आपको किस प्रकार लगी आप नीचे जाके कमेंट कीजिए, और दोस्तों सब्सक्राइब कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आपको जो सब्सक्राइब बटन के आगे एक बेल आइकन होगा उस बेल आइकन पर दबाइए, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नोटिफिकेशन वहाँ से मिल सके। धन्यवाद दोस्तों, राम राम।